wind, and water, making it almost impossible to avoid them. Because of this, scientists are now studying how microplastics impossible to avoid them. मतलब कि जो छोटे छोटे प्लास्टिक के जो पीसेस होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर अप करते हैं विंड एंड वाटर के थ्रू, ठीक है। ताकि जैसे स्टार्टेड आया ना, इसके बाद हमारा एक वर्ब ज़रूर आएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लो ये देखो, ये वर्ब फेलिंग क्या है, वर्ब हो गई ना, ठीक है। और उसके बाद जैसे इसके बाद हम एज क्लाउड्स, उसके बाद गैदर्ड, मतलब ये क्लाउड्स क्या है, दैट इज़ नाउन, एंड नाउन के बाद हमारा क्या होता है, वर्ब आती है गैदर्ड, ठीक है। जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स 1 2027 की जो आंसर की आई थी, यानी जो हमारा पेपर हुआ था 30 मार्च की, जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट थी, उसकी हम बात करने वाले हैं कि वहाँ पे पेपर किस हिसाब से हुआ था, क्या लेवल रहा था। क्योंकि इस बार जो नई हमारी EDCIL आई है तो उसने किस हिसाब से अपने पेपर्स को करवाया था। और EDCIL आने से एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है, जो कि हमें आंसर की अवेलेबल हो गई है। वैसे तो टीचर्स बच्चों से पूछते थे कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आए थे, बट उसमें उतना ज़्यादा बिलीफ नहीं होता था कि बच्चे ढंग से नहीं बता पाते थे सारे क्वेश्चन। बट आज EDCIL ने जब आंसर की रिलीज़ की तो उसमें हमें सेम टू सेम ओरिजिनल पेपर दिखा कि किस हिसाब से पेपर रहा है। और मैं ये आज 30 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी ना, उसका पेपर लेकर आई हूँ। अगर आपको आगे भी ऐसे पेपर चाहिए तो कमेंट कर देना। पहले आज हम इसका फर्स्ट पेपर, जो कि हमारा इंग्लिश का था, जो कि 20 क्वेश्चंस में आते हैं, तो वो चीज़ें 20 मिनट में करनी होती है, आज वो हम कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफाई द गिवन सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। मतलब जो ये वर्ड थ्रो अंडरलाइन है, इसकी जगह हमें सही वर्ड गेस करना है कि कौन सा वर्ड इस जो क्वेश्चन है इसमें क्या फिट बैठ रहा है। यानी लिसाज फार्म इज़ जस्ट थ्रू द ब्रिज, यानी ये जो लीसा का फार्म है वो कहाँ पे है, इस टाइप से, मतलब थ्रू द ब्रिज के बाहर है या अंदर है, किस टाइप से। तो फ्रॉम द ब्रिज, बियॉन्ड, टू, अबव, तो क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ये कह रहा है, इसका आंसर राइट हो जाएगा बियॉन्ड। मतलब ये कहना चाहता है कि जो लीसा का जो फार्म है वो जो ब्रिज यानी जो पुल है उसके ठीक आगे है, या फिर उसके ठीक पुल के जो पार है। मतलब जो बियॉन्ड का मतलब हो जाता है वो आगे हो जाता है, और या तो इसका जो सेंस है वो हम पार के सेंस में भी ले सकते हैं। मतलब जो लीसा का जो ब्रिज है ना, जो फार्म है ना, वो ब्रिज के ठीक आगे है या फिर ब्रिज के ठीक पार है, उस साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कॉम्प्रीहेंशन में से जो PQRS है ना वो पूछा गया है, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। द रेन स्टार्टेड, उसके बाद ऐसे हमें 4 ऑप्शन दे देते हैं PQRS। इसे हमें अरेंज करके एक ऐसा सेंटेंस बताना होता है जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। कूलिंग द हॉट, वेदर इन द आफ्टरनून, फॉलिंग एज डार्क क्लाउड्स गैदर्ड ओवर द सिटी। ये तो चारों अलग अलग है, तो ये कैसे हम पहचानेंगे। तो देखो इसमें ये होता है ना कि हमें सबसे पहले, जैसे ये ना हमारी जो स्टार्टिंग लाइन है, द रेन स्टार्टेड, ये हमारी फिक्स है, पहले शुरुआत तो इसी से होगी। उसके बाद हमें इसमें देखना है बारिश जो है वो शुरू हुई तो कैसे हुई, पहले हम देखेंगे क्यों। वेदर इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर के मौसम में बारिश शुरू हुई। उसके बाद आर, फॉलिंग एज डार्क क्लाउड्स, तो बारिश पहले शुरू हो गई तो डार्क क्लाउड्स बाद में कैसे आ सकते हैं। पहले डार्क क्लाउड्स आते हैं एंड देन बारिश शुरू होती है ना, यानी पहले मौसम बनता है, यानी काले जो बादल हैं वो आ जाते हैं, उसके बाद बारिश होती है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम RS की। फर्स्ट, द रेन स्टार्टेड फैलिंग एज डार्क क्लाउड्स, ठीक है, बारिश शुरू हुई होने से पहले, मतलब सबसे पहले काले बादल आए। एस, गैदर्ड ओवर द सिटी, उन्होंने पूरी जो हमारी सिटी है उसको घेर लिया काले बादल ने। एंड देन P, कूलिंग द हॉट वेदर इन द आफ्टरनून, ठीक है, ये सही लग रहा है कुछ, कि मतलब पहले काले बादल आए, उसके बाद उन्होंने पूरी सिटी को घेर लिया। एंड देन कूलिंग द हॉट, मतलब जो गर्मी जो लग रही थी उसको मतलब थोड़ा सा ठंडा मौसम किया, वेदर इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर के समय। अगर इसे हम पूरी तरीके से जोड़ कर दिखाएं तो इसका मतलब हो जाएगा कि जैसे ही, मतलब शहर के ऊपर जो हमारे जो सिटी है उसके ऊपर जैसे ही काले बादल आए, गैदर्ड द ओवर सिटी, मतलब इस बारिश कब शुरू हुई, जैसे ही काले बादल आए और फिर वो इकट्ठा हो गए, ठीक है, और उसके बाद फिर वो बारिश बरसने लगी, मतलब बारिश उसके बाद होने लगी। रेन, द रेन स्टार्टेड, जिसने दोपहर का जो मौसम था ना उससे क्या किया, उसे ठंडा कर दिया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो ऑप्शन B है वो बिल्कुल सही होने वाला है। द रेन स्टार्टेड फैलिंग एज डार्क क्लाउड्स एंड देन इज गैदर ओवर द सिटी, यानी उसने पूरे सिटी को डार्क क्लाउड्स ने घेर लिया। एंड देन कूलिंग द हॉट, जो गर्मी थी उसे ठंडा किया, वेदर इन द आफ्टरनून के टाइम पर। इसमें देखो हमें ध्यान क्या रखना होता है ना, कि ध्यान रखना होता है कि जैसे स्टार्टेड आया ना, इसके बाद हमारा एक वर्ब ज़रूर आएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लो ये देखो, ये वर्ब फेलिंग क्या है, वर्ब हो गई ना, ठीक है। और उसके बाद जैसे इसके बाद हम एज क्लाउड्स, उसके बाद गैदर्ड, मतलब ये क्लाउड्स क्या है, दैट इज़ नाउन, एंड नाउन के बाद हमारा क्या होता है, वर्ब आती है गैदर्ड, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। जब आप अच्छे से PQRS को समझ लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इन सबको मिला के ना एक मीनिंगफुल हमें एक सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा आया हुआ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बुक वॉज रिटन बाय अ फेमस ऑथर लास्ट ईयर, यानी जो बुक है वो लिखी गई एक फेमस राइटर द्वारा लास्ट ईयर, ठीक है, लिखी गई थी, ठीक है, क्योंकि वॉज है यानी पास्ट है। अ फेमस ऑथर राइट्स द बुक लास्ट ईयर, राइट्स,
ये तो प्रेजेंट हो गया ना, ES लग गया तो ये तो नहीं हो सकता। अ फेमस ऑथर रोड द बुक लास्ट ईयर। देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखना कैसे है, जब भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है ना, जो लास्ट वाला जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सबसे पहले आगे आ जाते हैं। अ फेमस ऑथर, अ फेमस, द बुक रोट हो ही नहीं सकता, पहले तो थर्ड नंबर गलत हो गया। फिर यहाँ से मैंने आपको बताया सबसे पहले ये देखो कि राइट्स है, तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें वॉज में है, यानी पास्ट हमारा जा रहा है, तो ये तो प्रेजेंट है, तो ये हो ही नहीं सकता। बचे 2 and 4। अ फेमस ऑथर हैड, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है ना, तो पास्ट इंडेफिनेट का आप किस तरीके से लेकर जा सकते हैं पास्ट परफेक्ट में। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस में अंतर होता है। एक्टिव पैसिव वॉइस सेम सेंटेंसेस में रह जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम इसी दोनों में कन्फ्यूज़न होती है। देखो यहाँ पे अगर मैं लिख कर दिखाऊँ तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है ना, उसमें हम मान के चलो पास्ट इंडेफिनेट का ना पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, उसमें चेंज होता है सेंटेंस, ठीक है। लेकिन जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है ना, अगर ये पास्ट इंडेफिनेट की बात है ना, वो पास्ट इंडेफिनेट में ही रहेगा, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे इसीलिए इन्होंने ना ऑप्शन के तौर पे ना ये भी दे दिया है कि बच्चों को ये लगता है ना कि बस ये 4 नंबर वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है ये वॉज रिटन ना, ये क्या हुआ है, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, पैसिव में लिखा हुआ है, ठीक है। इसे हमें किस में चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे वॉज आ गया है ना। अगर यही ये लिखा होता ना, ये सेकंड आंसर वैसे करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेकंड लिखा होता ना, तो यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे वॉज रिटन बाय लिखना पड़ता, ठीक है। तो अ फेमस ऑथर रोट द बुक लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर जो है वो एक फेमस ऑथर ने बुक लिखी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो अंडरलाइन पर बेस्ड है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग। क्लोजेस्ट मतलब सिनोनिम, ठीक है। क्लोजेस्ट अपोजिट बोलता है यानी एंटोनिम, और क्लोजेस्ट मतलब सिनोनिम, ठीक है। तो हमें इसका सिनोनिम बताना है। माई कलीग ऑलवेज स्पोक इन अ पोलाइट मैनर टू हर स्टूडेंट्स, यानी जो मेरा कलीग है वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट मैनर में बात करता है अपने स्टूडेंट से, ठीक है। पोलाइट मतलब बहुत ही नरम लहजा जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं बहुत अच्छे मैनर्स होते हैं ये, ठीक है। रूड मतलब बहुत ज़्यादा कठोर हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम केयरलेस, तो लापरवाही हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। जेंटल, जेंटल किसे कहते हैं, जेंटल कहते हैं हम जब कोई पोलाइट होता है या कोई कहते हैं ना ये जेंटल मैन है, यानी बहुत अच्छा इंसान। एंग्री भी नहीं हो सकता, गुस्सा हो जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज़ रीडिंग अ बुक क्विकली, मतलब डैश इज़ रीडिंग अ बुक क्विकली, इसको आपको मीनिंग समझने की ज़रूरत नहीं है, इसे देखते ही लगना चाहिए हर, मी, हिम, शी। स्टार्टिंग कभी भी सब्जेक्ट से होती है, सबको पता है। तो हर तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, मी ऑब्जेक्टिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस, बचा ही गया है सी बचा हुआ है, तो शी क्या है, सब्जेक्टिव केस। आपने ये प्रोनाउन में पढ़ा होगा, और मैंने प्रोनाउन की एक अच्छी खासी वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो जो थोड़ी सी लंबी वीडियो है बट उसमें प्रोनाउन मैंने अच्छे से इंपॉर्टेंट दिखा रखे हैं, तो आप वो जाके देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी वॉरियर सीरीज़ में। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हमें जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू रिमेन डैश ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यानी जो स्टूडेंट्स है वो इंस्ट्रक्ट द्वारा मतलब उन्होंने बताया गया कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, क्विट, क्वाइट, क्विल्ट, क्विट, क्विट, क्वाइट, ये या क्विल्ट। देखो इसमें सेम ऐसे क्वेश्चंस इसलिए दिए जाते हैं ना कि उन्होंने क्या इंस्ट्रक्टर द्वारा क्या वो करवाए गए होंगे, शांत, QUIET, ठीक। ये थोड़े से कन्फ्यूज़न कर देते हैं क्योंकि आपको सारी की मीनिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपोजिट, अपोजिट यानी एंटोनिम। द जज डिलीवर्ड अ हार्श वर्डिक्ट आफ्टर द ट्रायल, इसमें हमें हार्श का बताना है, ठीक है। ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ, इसमें हार्श का हमें अपोजिट बताना है, यानी एंटोनिम बताना है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें हार्श का अगर हम अपोजिट बात करें, कंसेशियस, रूथलेस, सेवर और लीनियंट, ठीक है। तो इसका हमें इसमें जैसे अपोजिट लिखा हुआ है तो उसका हमें एंटोनिम बताया, अगर यही लिखा होता क्लोजेस्ट मीनिंग या सिमिलर तो उसमें हमें सिनोनिम बताना होता है। ओके तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ जो कि है 7 क्वेश्चन, इसमें हमें बताना क्या, अपोजिट मीनिंग बतानी है, यानी अपोजिट का मतलब क्या हो गया, एंटोनिम। क्लोजेस्ट सिमिलर मतलब हो जाएगा सिनोनिम, और अपोजिट का मतलब हो गया एंटोनिम। द जज डिलीवर्ड अ हार्श वर्डिक्ट आफ्टर द ट्रायल, इसमें हमें हार्श का मीनिंग बताना है, अपोजिट, ठीक है। हार्श का क्या है, अपोजिट क्या होगा, देखो कंसाइज, रूथलेस या फिर सेवर, लीनियंट, इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको इनका मीनिंग पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हार्श क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है कोई चीज़ें जब कठोर होता है या कोई इंसान जब कठोर होता है उसे कहते हैं, ठीक है। कंसाइज मतलब हो जाता है कि जो कोई भी इंसान हो ना वो अपनी बात को ना बहुत कम वर्ड्स में जब बोलता है ना उसे कहते हैं कंसाइज, ठीक है।
रूथलेस का मतलब हो जाता है कोई भी क्रूर इंसान हो, या कोई भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ये बेरहम इंसान है, बहुत ज़्यादा पीटता है, मारता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कठोर इंसान कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, रूथलेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेवर। इसका मीनिंग हो जाता है जैसे कोई गंभीर होता है, कोई बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल सीरियस होता है, उसे कह देते हैं सेवर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लीनियंट। लीनियंट मतलब हो जाता है कोई भी बहुत ज़्यादा जब कहते हैं ना काइंड टाइप, दयालु होता है, नरम होता है, उसका जो लहजा है वो नरम होता है, तो उसे कहते हैं लीनियंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियंट, क्योंकि हार्श का मतलब क्या होता है मैंने आपको कठोर, इसका अपोजिट बताना है। ठीक है, तो जो रूथलेस है वो तो हो जाएगा इसका सिमिलर। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। ये कौन सा क्वेश्चन था? 7। अच्छा, क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं। ओके, इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, एरर इसमें हमें फाइंड करना है। द रिसर्चर्स एनालाइज द डाटा केयरफुली बिफोर दे सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट। यानी जो रिसर्चर्स थे उन्होंने जो डाटा है उसे केयरफुली एनालाइज किया बिफोर, यानी सबमिट करने से पहले, फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करने से पहले उन्होंने जो है वो अपनी इस डाटा को जो है वो बहुत ही अच्छे से मतलब देखा, उसे बहुत ही अच्छे से देखा कि ताकि कोई केयरफुली मतलब देखा कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है इसमें। तो इसमें हमें क्या देखना है, देखो एरर्स में इजी हो जाता है, मुझे एरर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजी लगते हैं। क्यों? क्योंकि देखो द रिसर्चर्स एनालाइज, ठीक है, उन्होंने देखा द डाटा केयरफुली बिफोर द सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट। सबमिटेड क्या है? पास्ट। एक वर्ड भी देख लोगे ना अगर आप, ये पास्ट में है तो ये एनालाइज क्या हो गया? प्रेजेंट। ठीक है, तो यहीं पर एरर हो जाएगा, ये हो जाएगा एनालाइज्ड। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पास्ट में चल रही है तो आप उसे प्रेजेंट में नहीं ला सकते ना। सेंटेंस सिर्फ एक चीज़ में होता है, ठीक है ना, उन्होंने पहले देखा था, बाद में उन्होंने सबमिट किया, तो ये तो वैसे भी बिफोर मतलब पहले की चीज़ हो गई, तो वैसे भी पास्ट में हो गई। बट यहाँ पे आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे सबमिटेड है तो यहाँ पे आप एनालाइज नहीं ला सकते ना। कोई भी सेंटेंस है ना वो तो या तो पास्ट में होगा या तो वो प्रेजेंट में होगा, और या तो वो चीज़ें वो दिखाएगा कि ये चीज़ें पास्ट में हुई और ये चीज़ें प्रेजेंट में हुई। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सबमिट, जब अगर पास्ट में सबमिटेड तो वो भी पास्ट में होगा, तो यहाँ का जो हमारा आंसर हो जाए एनालाइज्ड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अभी आगे छूटा था ना वो क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिखाना है। ठीक है, वन वर्ड बताना है, मतलब इसमें हमें एग्जेगरेटेड एक्सप्रेशंस के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसे बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को जो हम बढ़ा चढ़ा कर, कोई इंसान किसी भी बात को जब बोलता है ना, तो मतलब बढ़ा चढ़ा कर किसी भी बात को बोलते हैं। तो यहाँ पे तो 2 ऑप्शंस लिख दिए मैंने सेम। देखो सैटियर मतलब हो जाता है हमारा कि जैसे किसी भी चीज़ पर ताना जब हम किसी को देते हैं ना तो उसे कहते हैं सैटियर। नेक्स्ट है हाइपरबोल। इसका मतलब हो जाता है कि हम कोई भी चीज़ पर, देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, हाइपरबोल मतलब बढ़ा चढ़ा कर किसी भी बात को कहना। ठीक है, ये हो जाएगा सिनोनिम। वन वर्ड एक ही चीज़ को बोलते हैं, जैसे सिनोनिम और वन वर्ड में ये अंतर होता है ना, जैसे सिनोनिम होता है वो एक वर्ड में होता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक बड़े से फ्रेज टाइप में देते हैं, वो थोड़े से 3-4 वर्ड्स होते हैं, उसको मिलाकर वो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर तो आप लोगों को भी पता है कि वो मतलब मेटाफर क्या ही होगा, जो एग्जाम्पल्स के तौर पर देते हैं ना, एज, लाइक, इस टाइप से मेटाफर होता है। आयरनी, इसका मतलब भी हो जाता है कोई चीज़ को ताना मारना या किसी पर व्यंग कसना, ठीक है, उस टाइप से हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मनोज सेड टू श्याम, व्हाट आर यू डूइंग हियर। ठीक है, तो मनोज जो है वो कह रहा था श्याम से कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मनोज आस्क्ड श्याम व्हाट वाज डूइंग देयर। मनोज आस्क्ड श्याम व्हाट इज़ डूइंग देयर हेयर। मतलब देखो इसमें क्या करना होता है, मैं सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताऊँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो चेंज होते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है वो सेंटेंस चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि मनोज सेड टू श्याम व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो इसमें क्या है, मनोज सेड टू हम किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होता है कि सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। मनोज आस्क्ड श्याम, तो यहाँ पे सेड टू है, थर्ड तो गलत हो गया। स्टार्टिंग में वर्ड है तो वर्ड का सेम ही वर्ड आता है, यानी डब्ल्यू एस सेम आता है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आर यू का क्या हो जाएगा, व्हाट ही इज़ डूइंग हियर। वॉज में नहीं करेंगे हम, व्हाट ही इज़ डूइंग हियर। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 की, इसमें हमें क्या करना है, एरर फाइंड करना है। आई सजेस्ट दैट शी गोज़ टू द डॉक्टर इमीडिएटली सिंस शी फील अनवेल। मतलब मैं उसे सजेस्ट करता हूँ कि मैंने किया था कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अभी तुरंत के तुरंत, उससे पहले कि जब तक वो मतलब अच्छा फील ना करे उससे पहले ही उसे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो इसमें गलती क्या है, देखो ये क्या है, पास्ट में सजेस्टेड मतलब पास्ट हो गया। सी गोज़ प्रेजेंट, गोज़ आना चाहिए नहीं ना, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट ही रहना दो, तो गोज़ की जगह क्या हो जाएगा, सी वेंट। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट नहीं है वो। ओके, तो हम नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर को देखना है। बाय द टाइम द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स शी विल बी फिनिशिंग हर प्रिपरेशन परफेक्टली। मतलब बाय द टाइम द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से पहले शी विल बी फिनिशिंग, वो फिनिशिंग कर चुकी होगी। फ्यूचर क्यों लेकर जा रहे हैं हमसे, ये तो मान लो प्रेजेंट है बट ये फ्यूचर क्यों जा रहा है, हर प्रिपरेशन परफेक्टली। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए ना, वो कर चुकी होगी, कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से पहले वो अपनी प्रिपरेशन कर चुकी होगी। तो यहाँ पे जो हमारा एरर क्या है, ए में हो जाएगा। द आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑल आई नीड इज़ डैश आर एंड आई विल बी फिनिश्ड विद डैश वर्क। मतलब ऑल आई नीड दिस डैश आर एंड आई विल बी फिनिश्ड विद डैश वर्क। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको आर्टिकल को चूज़ करना है। ठीक है, दो ऑप्शन था इसमें। फर्स्ट कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये मैं क्लियर पहले ही कर दूँ, HOUR ये होता है आर, अ से शुरू होता है। हाउर नहीं होता, ऐसे ही हॉनेस्टली नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। इस टाइप से आपको आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना वो बहुत गलत होती है, उसकी वजह से आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। ये आर है तो सबको पता है, आ से अंग तक ये जो डबल डॉट होते हैं ना, यहाँ तक ये हमारी क्या होते हैं, वॉवल होते हैं। हिंदी में याद रखना, ठीक है, आप जब भी आप प्रोनाउंस करो अगर इसके बीच में आ रहे हैं तो ये वॉवल होते हैं। जो वॉवल होते हैं उसमें हम एन का यूज़ करते हैं, और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो होते हैं क से लेकर ज्ञा तक, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। और स्पेसिफिक जो होते हैं उसमें हम दा का यूज़ करते हैं, राइट। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी, आर। आर क्या है, अ का साउंड आ रहा है यानी एन आएगा, एन आर। एंड आई विल बी फिनिश्ड विद डैश वर्क, हम क्या साउंड क्या कर रहे हैं, डैश वर्क, वाह है। तो पहली बात ए एन तो होगा नहीं क्योंकि वाह का साउंड हो रहा है, ठीक है। वैसे तो आपको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए था क्योंकि ए तो यहाँ पे है भी नहीं, पहले ये दो ऑप्शन तो कट गए, ठीक है, आर की जगह। नेक्स्ट है आई विल बी फिनिश्ड विद डैश वर्क, कौन सा वर्क, जो यहाँ पे स्पेसिफिक वर्क की बात की जा रही है ना, कि मैं टाइम ख़त्म होने से पहले मैं ये वर्क कंप्लीट कर दूंगा। कौन सा वर्क कंप्लीट कर दूंगा, स्पेसिफिक वर्क। और पहली भी बात, यहाँ पे जो दो ऑप्शन हमारे बचे हुए, ये वर्क व से शुरू होता है तो यहाँ पे एन का तो यूज़ होगा ही नहीं, तो ए तो वैसे भी खत्म हो गया। सबसे ज़्यादा ना एलिमिनेशन पेपर में काम देता है, आपको एलिमिनेटेड मेथड आना चाहिए। सबसे पहले हमने देख लिया एन आर होने वाला है, तो यहाँ पे दोनों में एन नहीं है, तो ये तो पहले ख़त्म हो गया, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 कंप्लीट हो गए, ठीक, ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हमें वर्क पता है, तो वर्क का जो साउंड है वो वाह से होता है, वाह। यानी यहाँ पे तो अगर ए होता तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते, ठीक है ना, बट एन है तो वैसे भी नहीं होगा, ये खत्म हो गया। बट यहाँ पे अगर आप वैसे समझना चाहते हो तो यहाँ पे वो एकदम स्पेसिफिक वर्क की बात कर रहा है कि मैं टाइम खत्म होने से पहले इस वर्क को कंप्लीट कर चुका हूँगा, मतलब कर दूंगा। फ्यूचर में बात कर रहा है कि मैं इसे टाइम खत्म होने से पहले मैं इस वर्क को कंप्लीट कर दूँगा, यानी स्पेसिफिक वर्क है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे हमने एक क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में आता है, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रीच द ऑडिटोरियम ऑन टाइम, यानी ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो हैव रीच पहुंच चुके थे ऑडिटोरियम ऑन टाइम पर, ठीक है। तो इसमें गलती क्या है, ईच ऑफ के बाद हमेशा जो देखो ईच ऑफ, वन ऑफ, इन सब के साथ की बात करी, इसके बाद हमेशा जो है वो अगर हम नाउन की बात करें तो वो प्लूरल आता है, ठीक है। और अगर हम इसके बाद इसके साथ अगर हम वर्ब की बात करें तो वो सिंगुलर आती है। हमेशा याद रखना कि अगर ईच ऑफ है या वन ऑफ है, इन सब के बाद हमेशा नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ईच ऑफ के बाद स्टूडेंट्स जो है वो हो गया नाउन जो कि प्लूरल है, सही है। वर्ब सिंगुलर, हैव जो है वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। यहाँ पे आपको आंसर नहीं देना था, बट यहाँ पे सिर्फ ये पूछा हुआ है कि कौन सा वर्ड गलत है, तो यहाँ पे हमारा हैव गलत है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लाइब्रेरी की आपको करेक्ट फॉर्म की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि लाइब्रेरी जो है उसका जो करेक्ट
स्पेलिंग है वो क्या हो जाएगी, LIB। एक सेकेंड, यहाँ पे तो सही दिया हुआ है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये गलत फॉर्म लिख देना, ठीक है, ये वर्ड गलत लिख देना, ये गलत आया था यहाँ पे लिखा हुआ, और ये लाइब्रेरी 4th वन इज़ राइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें नाउन फाइंड करना है। देखो मैंने नाउन पर एक ऐसी वीडियो बनाई हुई है जो कि 1 सेकंड में आप नाउन को फाइंड कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो जाकर देखना। डिफेंड, वैसे तो आप ऐसे भी देखते हो, बट मैंने कुछ ऐसे पर्टिकुलर सफिक्स बताए हैं जो कि आपको लास्ट में देखने होते हैं। जैसे अगर वो वीडियो पढ़ी होती ना, तो आपने तुरंत फाइंड कर लिया होता कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि उसमें मैंने बताया था ENCE, ANCE या फिर ETY या फिर ITY, इस टाइप से बहुत सारे मैंने MENT बताया था, काफ़ी सारे ऐसे सफिक्स मैंने बताए थे। तो अगर आपने वो पढ़ी होगी ना वीडियो, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमें डिफेंस ENCE दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नाउन, ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। देखो डेली आपको ये कॉम्प्रिहेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजिली और अच्छे से कर पाएँ। देखो कॉम्प्रिहेंशन जो कि अब आने वाला है, जो अब हमारा पैसेज आता है एयरफोर्स के एग्जाम में, इसमें सबसे पहले आपको पैसेज को समझना होगा, वो पैसेज क्या है, क्या रहा है, किसके बारे में है वो पैसेज, टॉपिक क्या है इसका, एंड देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वरना आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आंसर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते, जो पैसेज हमारा उसे समझते हैं। Microplastics were once thought to be only an Asian problem, but now scientists have found them in the air, soil and even drinking water। मतलब जो माइक्रोप्लास्टिक है वो पहले के टाइम पे कह सकते हैं हम कि जो ओशियन यानी जो हमारे समुद्र है उनकी प्रॉब्लम्स था, सिर्फ उनकी प्रॉब्लम था। बट लेकिन जो आज के टाइम पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने अब पाया कि एयर, सोल एंड ड्रिंकिंग वाटर में भी, हमारे जो हम पानी पीते हैं, हमारी जो हवा है, हमारी जो मिट्टी है, उन सब में अब माइक्रोप्लास्टिक्स मिलने लगे हैं। Studies show these tiny plastic pieces can travel long distance through even wind and water, making it almost impossible to avoid them. Because of this, scientists are now studying how microplastics impossible to avoid them। मतलब कि जो छोटे छोटे प्लास्टिक के जो पीसेस होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर अप करते हैं विंड एंड वाटर के थ्रू, ठीक है, जो जिसे कि मतलब ऑलमोस्ट इसे बिल्कुल अवॉइड करना ये इम्पॉसिबल है। और इसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो आजकल जो माइक्रो प्लास्टिक है इस पर मतलब बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि इसे जो है वो डिस्पोज़ किस तरीके से किया जाए, इससे अपने जो नेचर है या फिर अपने जो इंसान है उन्हें किस तरीके से बचाया जा सकता है। इसके लिए आज जो हमारे जो साइंटिस्ट है वो स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट आर नाउ स्टडिंग हाउ माइक्रोप्लास्टिक अफेक्ट ह्यूमन, एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। नॉट जस्ट ओशियन रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दिस पार्टिकल्स बिहेव इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जो हमारे माइक्रोप्लास्टिक्स हैं वो ह्यूमंस, एनिमल्स, एनवायरनमेंट को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ हमारे ओशियंस को। इसके लिए जो रिसर्चर्स हैं वो देख रहे हैं कि हमारे जो ये पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, मतलब क्या चीज़ें उन पर इफ़ेक्ट होती हैं उस माइक्रोप्लास्टिक की वजह से। अर्ली रिसर्चर्स सो दैट मोस्ट माइक्रोप्लास्टिक्स पास आउट ऑफ द बॉडी, बट सम में स्टे इन टिश्यू और कैरी हार्मफुल केमिकल्स। मतलब ज़्यादातर जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं वो बॉडी से जो है वो मतलब चले जाते हैं, बट उसके कुछ टिश्यूज़ मतलब कुछ हद तक जो है उसके पार्टिकल्स जो है वो हमारी बॉडी में रह जाते हैं, और यहाँ तक कि वो कैरी करते हैं हार्मफुल केमिकल्स को भी वो रखते हैं अपने पास, ठीक है। हाउएवर साइंटिस्ट स्टिल डोंट फुली नो द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स because many studies are small. Microplastics are now seen as sign of deeper problem in how we produce, use and throw away plastic। मतलब यहाँ पे देखो कह रहे हैं हाउएवर साइंटिस्ट स्टिल डोंट नो द लॉन्ग टाइम इफेक्ट। मतलब साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि कितने लंबे समय तक ये हमारी बॉडी में रहते हैं, कितने लंबे समय तक ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। बट माइक्रोप्लास्टिक्स आर नाउ सीन एज साइन ऑफ डीपर प्रॉब्लम। ये बहुत ज़्यादा एक डीपर प्रॉब्लम हो गई आज के टाइम पे कि हम माइक्रोप्लास्टिक को किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, यूज़ करते हैं एंड उसे किस तरीके से फेंकते हैं प्लास्टिक्स को। ये आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम प्लास्टिक को यूज़ कैसे करते हैं, क्या उसका रिसाइकल करते हैं या उसे वैसे ही कहीं पर भी गंदगी में फेंक देते हैं, कहाँ पर फेंकते हैं। ये आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है हमारी बॉडी के लिए, हमारे नेचर के लिए, हमारे एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब चीज़ों के लिए। ये किस तरीके से हमें हार्मफुल करेंगे उसके लिए, ठीक है। साइंटिस्ट वार्न people not to panic. Finding microplastic does not automatically mean they are toxic। मतलब जो साइंटिस्ट है वो हमें मतलब कहते हैं कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोप्लास्टिक्स नॉट ऑटोमेटिकली दे आर टॉक्सिक, बट देयर प्रेजेंस एवरीवेयर रेजेस क्वेश्चन अबाउट वेस्ट, पॉल्यूशन एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक। मतलब ये क्वेश्चन उठता है कि जो
वेस्ट है उसका कहाँ जाता है, ये जो प्लास्टिक है इससे जो है पॉल्यूशन होता है, इसका जो है भी क्वेश्चन उठा जाता है। द इशू इज़ नो लॉन्गर अ लोकल प्रॉब्लम, इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल चैलेंज एंड एक्सपर्ट्स से वी नीड बेटर मटेरियल्स एंड मोर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस। मतलब ये एक ग्लोबल चैलेंज है, ये एक नॉर्मल चैलेंज नहीं है, कोई लोकल चीज़ें नहीं है कि बस हमारे इंडिया में या हमारी सिटी में हो रही है, ऐसी चीज़ें नहीं है। ये एक ग्लोबल चैलेंज है, ये एक जो नेचर की तरफ से हमारी वार्निंग दी जाती है कि जो आप प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हो वो किस तरीके से कर रहे हो, आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और आप कहीं पर भी इसे जो फेंक देते हो, ये बेसिकली ये जो हमारा जो टॉपिक रहा है ये बिल्कुल प्लास्टिक पर रहा है कि प्लास्टिक को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये किस तरीके से हमारी बॉडी पर अफेक्ट करता है, किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अफेक्ट करता है, किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर हमें ये चीज़ें फेंकनी चाहिए, और जो प्लास्टिक्स है वो आते किस तरीके से हैं और हमारी बॉडी में किस तरीके से जाते हैं और क्या चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या, एक्सपर्ट्स से वी नीड बेटर मटेरियल्स एंड मोर रिस्पॉन्सिबल, हमें बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक जो कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। वेयर हैव माइक्रोप्लास्टिक्स बीन फाउंड अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज़, मतलब ये जो रीसेंट स्टडीज़ है इसके अकॉर्डिंग में हमारे जो प्लास्टिक्स है वो कहाँ कहाँ पर हमें पाई जाती है। तो इसमें जैसे कि हमने ओनली इन ओशियंस, ओनली इन फैक्ट्रीज, ओनली इन प्लास्टिक बॉटल्स, इन एयर, सोल एंड ड्रिंकिंग वाटर, जैसा कि हमने सबसे पहले ही में देखा था कि ना केवल देखो ओनली इन ओशियंस लिखा हुआ है ना, हम सिर्फ ये टिक करके आ जाते हैं क्योंकि हमने कहाँ पे देखा हुआ है, ये देखो एंड ओनली ओशियन, बल्कि ये गलत है, ये पहले पाई जाती थी बट नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड देम इन एयर, सोल एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर 17 का डी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, वाई डू साइंटिस्ट से माइक्रोप्लास्टिक्स आर नाउ अ ग्लोबल इशू। साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों कहा कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स जो प्रॉब्लम्स है वो आजकल ग्लोबल इशू बन चुका है, मतलब ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ये किसी एक जगह की प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर ईजी टू क्लीन अप, नो, इसे क्लीन करना ईजी है, नेवर। ओनली एनिमल्स आर अफेक्टेड, ना, हमें ह्यूमंस के भी देखा था, हमारी बॉडी में भी आते हैं, उसके कुछ टिश्यूज़ रह जाते हैं हमारी बॉडी में, उसके कुछ ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं। ठीक है, दे डिसअपेयर क्विकली इन नेचर, ठीक है, नेचर को करते हैं। दे ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड अपीयर एवरीवेयर, ये इंपॉर्टेंट है ना, देखो यहाँ पे नेचर लिखा, ठीक है, मुझे सही लगा क्योंकि भाई नेचर को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया, बट दे ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज, अपीयर एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब समझो कहीं पर भी, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, ये इसलिए है ग्लोबल प्रॉब्लम क्योंकि ये कहीं पर भी है, हर जगह है ये, ठीक है, एवरीवेयर। नेक्स्ट बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। द वर्ड कंटेमिनेंट्स, द पैसेज मीन्स things that produce energy, things that clean the environment, things that make something dirty or unsafe, things that improve water quality। इसका आंसर होने वाला है सी। कोई भी चीज़ जब गंदी होती है, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा डर्टी होती है ना, उसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब इसमें क्या चीज़ें सही है। डिटेक्टिंग माइक्रोप्लास्टिक मीन्स दे आर ऑलवेज टॉक्सिक, ऑलवेज टॉक्सिक मतलब नहीं, टॉक्सिक है बट ऑलवेज टॉक्सिक। देखते हैं, मोस्ट माइक्रोप्लास्टिक्स पास थ्रू बॉडी बट सम में स्टे इन टिश्यूज़। ठीक है, जो मोस्ट जो माइक्रोप्लास्टिक्स होती है वो हमारी बॉडी से निकल जाती हैं बट उसके कुछ टिश्यूज़ रह जाते हैं, वो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे हमने बहुत डीप, यही होता है अगर आप डीपली पढ़ लेते हो ना तो यही होता है कि आपको फिर सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसमें कहाँ पे पढ़ा था हम, एक सेकेंड मेरे को थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये देखो, ये टॉक्सिक का हो गया, ठीक है, बट वो इश्यूज़ वाले हमने कहाँ पे पढ़ा था यार, ये देखो, मोस्ट माइक्रोप्लास्टिक पास आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मोस्ट पास आउट हो जाती है बट सम में स्टे इन टिश्यू और कैरी हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक्स कैन बी अवॉइडेड ईजिली विद सिंपल स्टेप्स, नहीं, गलत है। अवॉइड कैसे कर सकते हैं, साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी फुली अंडरस्टूड ऑल टर्म, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं हो पाए हैं वो फुली अंडरस्टूड। उन्होंने कहा है कि वो समझने का प्रयास कर रहे हैं बट वो फुली नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो ये था, मैंने जो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। मेरा इसे करवाने का मोटिव सिर्फ इतना है ताकि आप लोग समझो कि क्वेश्चन किस हिसाब से पेपर में आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 2027 इंटेक की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इसी के जो नेक्स्ट और भी जो 5 शिफ्ट अभी और ऑलरेडी रह चुकी है, 20, 30 एंड 31 को हुआ था, तो इसके मैंने एक शिफ्ट करवा दिया, अभी टोटली 5 शिफ्ट रह गया। अगर मैं दोनों डेज़ की बात करूँ, चाहिए तो बता देना, अदर सब्जेक्ट्स से चाहिए वो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।